कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। हिना सारा सामान आयशा के सामने फैलाए बैठी हुई थी और आयशा सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। हिना के चेहरे पर खुशी की चमक साफ जाहिर थी। अम्मी, आपको पता है, सुहेल को ना सरप्राइजेस बहुत पसंद है और उसी ने मुझे ये सारे तोहफे दिलाए होंगे, बिना मुझे पता चलने दिए। अम्मी, आई एम सो एक्साइटेड। आपको पता है, वो मुझे मार्केट में मिला था, लेकिन तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया इन सब के बारे में। हिना एक एक ज्वेलरी बॉक्स खोलकर आयशा को दिखाई जा रही थी और आयशा चुपचाप हिना की वो मासूमियत और खुशी देख रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? हिना तो सच में पूरी पागल है, मेरी पगली कहेगी। अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, ये सब तूने असीम को तो नहीं बोला कि ये तोहफे तुझे सुहेल ने दिलवाए? आयशा ने उसका गाल खींचते हुए प्यार से हंसकर पूछा। हाँ अम्मी, बोला मैंने उन्हें भी, क्योंकि ये सारे तोहफे सेल्समैन मुझे उनके सामने ही तो देकर गया था। हिना ने भोलेपन से कहा तो आयशा ने अपना सिर पीट लिया। हाय मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का। क्या हुआ अम्मी? हिना जैसे घबरा उठी। हिना, ये तूने असीम के सामने क्यों बोला कि ये सब तुझे सुहेल ने दिया है? आई नो अम्मी, असीम को सुहेल से प्रॉब्लम है, लेकिन जो सच है वो सच है। ये सब मुझे सुहेल ने दिया है तो मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया तूने ये सब असीम से बोलकर। आयशा ने उसे डांटती नजरों से देखा था तो हिना जल्दी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास आकर सोफे पर बैठ गई। अम्मी, मैंने गलत किया क्या? अरे पागल लड़की, क्या जरूरत थी असीम से ये सब बकवास करने की? क्योंकि ये सारे तोहफे तुझे सुहेल ने नहीं दिलवाए हैं, बल्कि ये सब तुझे तेरे खुद के शौहर ने दिए हैं बेटा। आयशा ने हिना का गाल प्यार से थपथपाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो हिना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये ये क्या आप कह रही हैं अम्मी? मैं सच कह रही हूँ, ये सब असीम का काम है। लेकिन अम्मी, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। हिना हैरान से ज्यादा शौक थी। उसने नहीं बताया और तूने समझ लिया कि ये सब तेरे शौहर ने नहीं, बल्कि तेरे कजिन ने किया है। हिना, तूने बेचारे का दिल जला दिया उसके सामने किसी और की तारीफ करके। लेकिन अम्मी, ये आपको कैसे पता कि ये सब असीम ने किया है? भला वो मेरे लिए कैसे कुछ कर सकते हैं? ये जरूर आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हैं, है ना? अरे नहीं मेरी लाडो, मैं तेरा दिल रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो बोल रही हूँ। पर अम्मी, आपको कैसे पता? मेरे फोन पर कब से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आखिरकार तेरा शौहर तुझ पे एक दिन में करोड़ों खर्च करेगा तो मेरा बेटा है, वो मुझे तो पता चलेगा ही ना। देखो जरा अपनी बीवी पर कितने पैसे लुटा रहा है ये लड़का, भाई कमाल है। आयशा ने उसी तरह मुस्कुराकर हिना को भरपूर नजरों से देखते हुए कहा तो हिना के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई और वो अपना चेहरा नीचे करके मुस्कुराने लगी। हाय, तेरी इस प्यारी सी मुस्कान पर तो तेरा शौहर अपनी जान भी कुर्बान कर दे, फिर पैसे क्या चीज़ है? अम्मी प्लीज। हिना आयशा के गले से लिपट गई। उसे इस वक्त बेहद शर्म आ रही थी जब आयशा उसे छेड़ रही थी। चल, अब जाकर अपने शौहर से बात कर ले, नहीं तो बेचारा जलता रहेगा कि काम उसका और क्रेडिट कोई और लेके गया। अपनी बीवी के मुंह से किसी दूसरे की तारीफ सुनकर उसका तो दिमाग ही भन्ना रहा होगा अब तक। आयशा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो हिना मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि शॉपिंग के बाद से असीम कमरे में गया था तो अभी तक बाहर नहीं निकला था। हिना जब कमरे में आई तो असीम मिरर के सामने खड़ा अपना सर झटक रहा था और उसके गीले बालों से निकलता पानी उसके चेहरे और गर्दन पर मोतियों की तरह बिखरती हुई चमक रहा था। असीम शायद अभी अभी नहाकर बाहर आया था और इस वक्त उसने हाफ आस्तीन ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक लोअर पहना था। उस सादे सिंपल से घर के कपड़ों में भी असीम बेहद हैंडसम लग रहा था। माथे पर बिखरे गीले बाल, चेहरे पर पानी की छोटी छोटी बूंदें, गोरी रंगत, निखरा निखरा सा बदन। असीम हिना को जैसे अपने दिल में उतारता हुआ महसूस हो रहा था और वो सब कुछ भुलाए बस असीम के चेहरे में खो गई। हिना ने असीम को देखा और बस देखती ही रह गई, जबकि इस वक्त असीम की नजरें हिना पर नहीं थी और ना ही उसे हिना के आने की भनक लगी थी। वो मिरर के सामने खड़ा अपने बाल झटक रहा था। लाइए, मैं टॉवल से सुखा देती हूँ।
हिना बोलती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी तो असीम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वापस मिरर की तरफ मुड़ गया। सोचना भी मत, असीम ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा। अच्छा ठीक है, तो आप ही टॉवल से कर लीजिए, इस तरह सर झटकते रहे तो गर्दन में मोच आ जाएगी जान। हाँ तो क्या हुआ, मेरी तकलीफ से तुम्हें मजा आता है ना। अरे मैंने ऐसा कब कहा। आज इस वक्त भी रूठा रूठा हुआ सा असीम हिना को प्यारा प्यारा सा लग रहा था। क्यों आई हो यहाँ। वही जो हमेशा करती हूँ, आपको देखने, क्योंकि आपको देखते रहने से मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वो कहीं और कहाँ मेरी जान। शट अप, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, और जब तक मैं कमरे से बाहर नहीं आ जाऊँ तुम मेरे कमरे में कदम भी मत रखो। मुझे आपसे ही तो मिलना था। अरे भला वो क्यों। क्योंकि जान, थैंक यू सो मच। हिना को जैसे एकदम से याद आया तो वो खुशी से झूमते हुए सब कुछ भुलाए असीम का हाथ थामने लगी थी। जिसे उसने घूर कर देखा तो हिना को एहसास हुआ था और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। सो सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे छूने की कभी गलती भी मत कर देना तुम। ये ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। दूर रहा करो मुझसे, समझी। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं आऊंगी आपके करीब। सॉरी एंड थैंक्स। हिना असीम के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए आकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और बेइंतहा प्यार और अपनेपन से असीम का चेहरा देखते हुए बोली तो असीम, जो अपने बालों में हाथ फिरा रहा था, उसके हाथ बालों में ही थम कर रह गए। थैंक्स, ये थैंक्स किस लिए। असीम, अब बनिए मत। आपने मुझे इतने सारे तोहफे दिए और बताया भी नहीं। मैं बेकार में सुहेल की रट लगा रखी थी, बता नहीं सकते थे आप। हिना शिकायती भर खुश दिली से अंदाज में बोली थी। मुझे क्रेडिट लेने का शौक नहीं, असीम ने बेफिक्री से कहा और वहां से हटकर बेड की तरफ चला आया, जिस पर रखी हैंड वॉच उठाकर अपनी कलाई में बांधने लगा। क्रेडिट की बात ही नहीं असीम, ये तो प्यार की बात है। और प्यार, क्या कहा, प्यार, व्हाट नॉनसेंस। वो ज्वेलरी तुम्हें पसंद थी इसलिए मैंने दिलवाई, जस्ट इग्नोर इट। हाँ वही तो असीम, ये तो इसे प्यार कहते हैं। जो चीज़ मुझे पसंद है आई, आपने एक पल में बिना देरी किए उसे खरीद ली, बिना ये सोचे कि ये सब कितना महंगा है। ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सब मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मैं नहीं चाहता था जिस चीज़ पर मेरी बीवी ने हाथ रखा है वो चीज़ कोई और ख़रीदे या यूज़ करे। इसलिए तुमने जिस जिस ज्वेलरी को छुआ और जिसे भी पसंद किया मैंने वो सारा खरीद लिया, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी पसंद किसी और के हिस्से में ना जा सके और कोई भी वो चीज़ें इस्तेमाल ना कर सके जिस पर तुमने, यानी मेरी वाइफ ने हाथ रखा। असीम बोल रहा था और हिना जैसे उसकी बातों में खो गई। असीम, मैं कुछ समझी नहीं। तुमने अगर उस वक्त कुछ और भी टच किया होता ना तो वो सब भी अभी तुम्हारे पास होता। जहाँ हिना ने हैरत से धीरे से कहा था तो वही असीम उसी तरह एटीट्यूड में एक सांस से बोलता रहा। लिसन हिना, तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर, बट इस वक्त दुनिया की नज़रों में तुम मेरी वाइफ, असीम की वाइफ। और असीम इतना भी गया गुजरा नहीं है कि अपनी वाइफ की पसंद और उसकी ख्वाहिश की हुई चीज़ें किसी और के हिस्से में जाने दे। किसी की इतनी क्या मजाल कि असीम की वाइफ की पसंद की चीज़ें इस्तेमाल कर सके, ये मेरी शान के खिलाफ है। असीम, मतलब आपने वो सारी चीज़ें मेरी पसंद के लिए नहीं खरीदी, बल्कि अपनी अना के लिए खरीदी है। हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ को सब जानते हैं और मैं इतनी तो हैसियत रखता ही हूँ कि मेरी वाइफ की नज़र जिस चीज़ पर पड़े और वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे मैं वो चीज़ लाकर उसके कदमों में डाल सकूँ। हिना, ये मेरा प्यार नहीं, मेरा ईगो है और मैं अपने ईगो पर एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असीम अपने ईगो और उसी एटीट्यूड में बोलता हुआ हिना को घूर रहा था और हिना जैसे शॉक्ड रह गई। वो आज असीम का ये रूप पहली बार जो देख रही थी। मतलब असीम, आपने वो ज्वेलरी मेरी पसंद पर नहीं खरीदी, बल्कि मैंने उसे छुआ तो आपने उसे खरीद कर बेमौल कर दिया। हिना मुंह पर हाथ रखे भर्राई आवाज़ से बोली थी। हाँ, कितनी बार कहूँ, जो चीज़ तुम चाहोगी मैं उस पर किसी और को कब्जा नहीं करने दूंगा, क्योंकि भले ही तुम मेरी चाहत नहीं हो लेकिन दुनिया वालों के सामने यू आर माई वाइफ। तो फिर क्यों हमेशा मेरी नज़रें जब आप पर होती हैं और मैं हमेशा आपको छूना चाहती हूँ तो आप मेरे नहीं हो जाते। असीम बोलिए। हिना असीम के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए एक उम्मीद भरी नज़रों से बोली तो असीम चेहरा इधर उधर फिराता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा। बताइए ना, बोलिए असीम, मैं हर वक्त आपको भी तो देखती हूँ ना,
आप पर हाथ रख देती हूँ, फिर भी आप मेरे नहीं हो सके। ऐसा क्यों? हिना जैसे ही रोते रोते तड़प कर बोलते हुए असीम को छूने वाली थी, असीम जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। क्योंकि मैं कोई चीज नहीं, एक जीता जागता इंसान हूँ। और हाँ, तुम मुझे कभी नहीं छू सकती। और आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असीम गुस्से में अपना हर एक लफ्ज बहुत ही बेमुरतीब से बोल रहा था। आपसे बुरा कोई नहीं हो भी सकता है असीम, पर फिर भी आई लव यू एंड लव यू सो मच। और नहीं छूंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आप डरते हैं कि कहीं मेरी करीबी से आपको भी मुझसे प्यार ना हो जाए और आप अपने आप को मुझे ना सौंप दें। डरते हैं आप असीम, बहुत ज़्यादा डरते हैं आप मेरे होने से। हिना जैसे असीम को उकसाने को उसे भड़का सी रही थी और असीम गुस्से में धधक उठा। हिना, मेरा पैसेंस मत आजमाओ, चली जाओ यहाँ से, असीम ने गुस्से में कहा। और हिना जैसे डर गई। वो कब असीम को जलता हुआ कुर्ता देख सकती थी, सो जल्दी से एक पल में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वापस असीम के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे वो नहीं चाहती थी कि असीम कमरे से बाहर चला जाए या फिर एक बार फिर से उससे गुस्सा हो जाए। आखिर असीम की नाराजगी से उसका भी तो दिल तड़पता था। अब क्या है? असीम ने अपने सामने खड़ी खुद को निहार रही हिना को देखते हुए पूछा, जिसके चेहरे की गहरी स्माइल असीम को परेशान कर गई थी। तुम एक पल में क्या तो एक पल में क्या होती हो यार, तुम हो क्या चीज? अब हंस क्यों रही हो? मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लाऊं क्या? हिना ने हंसकर सडनली पूछा तो असीम चौंक ही गया। हिना, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझना इतना आसान भी नहीं है असीम साहब। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको पाकर रहूंगी। मुझे नहीं खाना हलवा, असीम ने रूठेपन से चिढ़कर कहा, जैसे उसे भी हिना के इस स्माइल से फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ जानू, आप खुश हो जाएंगे। कुछ दिनों से तो तुम मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना रही हो। मैंने देखा है अगर कुछ बोलता हूँ तो तुम नज़रअंदाज कर देती हो। शायद उस दिन जो मैंने तुम्हें इतना सुनाया था उसका गुस्सा था। हाँ, क्योंकि आपने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था जो मेरे दिल को लग गया था असीम। काश मेरी बातें तुम्हारे दिल को इस तरह लग जाएगी तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ये तो कभी नहीं होगा। मैं आपके लिए हलवा लेकर आती हूँ। ये इतनी खुश किस लिए है? हिना की खुशी से खनकती झूमती आवाज पर असीम ने आखिर उससे पूछ ही लिया था। आप नहीं समझेंगे असीम, मैं आपसे इतने दिनों से भले ही नाराज रही, लेकिन आपने आज मेरे लिए जो किया ये उसकी खुशी है मेरी जान। हिना चहकी थी। मतलब जो तुम्हें चूड़ियां खरीद कर दी उसकी खुशी है? अरे तो बताओ ना तुम्हें ये सब चाहिए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और दे सकता हूँ, अगर इसके बदले तुम मुझे छोड़ दो तो। अच्छा, क्या तुम्हें यही सब चाहिए? इन्हीं सब चीज़ों से तुम्हें खुशी मिलती है? असीम ने जैसे एक बार फिर से हिना पर तंज करने के लिए चेहरे पर बनावटी स्माइल लाते हुए तंज से हिना को सवालिया नजरों से देखा था, तो हिना चुप रह गई। बोलो, तुम्हें कीमती चीजें चाहिए? इससे तुम्हें खुशी मिलती है? तुम दौलत की भूखी हो? बोलो ना, मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। जो चाहो ले जाओ, बस मुझे बख्श दो। मतलब उस दिन मैं सही था। असीम और भी कुछ कहता रहता, पर हिना वहां से चेहरा नीचे किए मायूसी से चुपचाप बाहर चली गई। जबकि हिना का कुछ ना बोलना और उसकी आंखों की वो नमी, चेहरे की उदासी एक बार फिर से असीम के दिल को बेचैन कर गई। वो ये सब नहीं चाहता था कि उसकी बातों से हिना हर्ट हो, लेकिन जाने कि क्यों जब वो अपने सामने होती तो असीम को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है और ऐसे ही कुछ ना कुछ कड़वी बातें वह हिना को बोल ही देता है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो आंसू। तुम जानते ही नहीं कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे घर आऊं। इबा असीम के ऑफिस की उसके केबिन में उसके सामने उसके वर्किंग टेबल पर बैठी उसी को गुस्से में घूर रही थी और जिसको देखकर असीम के चेहरे पर मुस्कान आई थी वो उसकी उन बातों से और भी ज़्यादा गहरी हो गई। अरे मेरी जान, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। मुझे बहलाओ मत। अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो तो अब तक हिना से छुटकारा ले चुके होते आंसू, इबा ने गुस्से में कहा और उठकर खड़ी हो गई। असीम ने उसे उसके शोल्डर से पकड़कर अपनी चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इबा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो यार? आई लव यू और मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर रहूंगा। तुम ही बनोगी मेरी दुल्हन, तुम ही आओगी मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी बनकर। पर असीम, अब मुझसे और वेट नहीं होता।
तुम कब अपनी अम्मी से बात करोगे? कब वो हमारे रिश्ते के लिए राजी होंगी असीम, कब? मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अम्मी को मना लूँगा। बस आजकल अम्मी भलक के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ। हाँ तो और इसलिए अम्मी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ना ही मैं ज़्यादा हर वक्त घर पर होता हूँ कि हम दोनों की बात हो सके। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हिना की शक्ल नहीं देखनी होती, इसलिए मैं ऑफिस से घर लेट जाता हूँ। ऐसे ही नफरत और गुस्सा हमेशा हिना के लिए अपने दिल में रखना आंसू, नहीं तो मेरा प्यार कमज़ोर हो जाएगा और मुझसे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा कि हिना तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। असीम की बातों ने इबा को जैसे खुश कर दिया था, तो वो असीम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से बोली, ऑफ कोर्स इबा, मुझे हिना से वाकई चिढ़ है क्योंकि मेरे दिल में तो मेरी जान रहती है ना, यानी तुम। असीम ने अपनी उंगली से इबा की नोज पर टच करके प्यार से कहा तो इबा खिलखिलाकर हंसती। मुझे तो लगा था तुम अपनी शादी के बाद मुझे छोड़ दोगे और इसीलिए उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा असीम भले ही हालात के हाथों मजबूर हो जाए, लेकिन वो है मेरा ही। इबा ने नजाकत से कहा तो असीम उठकर वहीं अपनी केबिन के टेबल पर टिक कर बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, झूठ मत बोलो इबा, मेरे निकाह वाले दिन तुम सिर्फ रोई ही नहीं बल्कि मुझे थप्पड़ों से कितना पीटा भी था, ये भूल गई क्या तुम? असीम ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए हंसकर कहा तो इबा भी हंसने लगी थी। हाँ तो मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने तुम्हें पीट दिया। अगर तुम्हारे सामने मेरा निकाह किसी और से हो रहा होता, क्या तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? और इससे पहले इबा कुछ और बोल पाती कि असीम ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। आइंदा ऐसी बातें अपनी जुबान पर लाना भी मत। तुम सिर्फ मेरी हो और बहुत जल्द हम साथ होंगे, समझी? हाँ, गुड। असीम, हम सच में साथ होंगे ना? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं। इबा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ, पागल। दोनों कुछ देर उसी तरह एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बात कर रहे। और कुछ देर बाद असीम इबा के साथ अपने ऑफिस से बाहर आया था और दोनों इस वक्त रोड किनारे खड़े थे। इबा, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, असीम ने इबा से कहा, जो अब वापस जाने को तैयार थी। नहीं आंसू, मैं चली जाऊंगी। अरे, पर अकेली कैसे? असीम, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में काम होगा, तुम वापस जाओ, मैं चली जाऊंगी। अरे, तो काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी नहीं है इबा। लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इबा असीम को बाय बोलकर हंसती हुई वहां से आगे बढ़ गई और जैसे ही रोड क्रॉस करने लगी एक तेज स्पीड गाड़ी ने आकर उसे काफी तेज से ठोका था। असीम कुछ समझ पाता तब तक इबा वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। इबा खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी और असीम के साथ साथ कई सारे लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आए थे, पर इबा की नजरें सिर्फ असीम की तरफ टिकी हुई थी और जिसे अब उसका चेहरा भी धुंधला सा दिखने लगा था। धीरे धीरे 2 पल में ही इबा की आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। कोई एम्बुलेंस बुलाने को बोल रहा था तो कोई इबा को चेक कर रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। असीम ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और उसने जल्दी से उसको गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त असीम की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर परेशानी, उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। वहीं उसकी वाइट शर्ट पर लगे हिना के खून के लाल निशान साफ थे। इबा को जब असीम हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो उसे स्ट्रेचर पर लिए डॉक्टर्स और कुछ वार्ड बॉय, नर्स वगैरह सब उसका स्ट्रेचर जल्दी जल्दी खिसकाते हुए उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहे थे। असीम भी घबराया हुआ सा स्ट्रेचर के साथ साथ चलते इबा को अपनी भारी भरी नम पलकों से देख रहा था। जब धीरे से इबा ने अपनी आंखें खोली और उसने जल्दी से असीम का हाथ थाम लिया जो स्ट्रेचर पर रखे था। असीम, इबा ने धीरे से दर्द भरी आवाज में असीम को पुकारा तो असीम तड़प गया। नहीं इबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज हिम्मत मत हारो। असीम इबा का स्ट्रेचर पकड़े हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ चलते हुए भर्राई सी आवाज में उसको समझाया, आंसू, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो आंसू, प्लीज। इबा ने अपने दोनों हाथों से असीम का गाल छू कर कहा और उसी तरह रोती हुई बोली, असीम प्लीज, मैं तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। नहीं बा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। असीम, मुझे नहीं लगता। इबा शट अप, मैं कह रहा हूँ ना, तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज ऐसी बातें मत करो यार। असीम, अगर मैं मर गई तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? इबा ने दर्द में डूबी आहें भरते हुए पूछा था। इबा, पागल हो गई हो? ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो तुम? प्लीज देखो,
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसी बातें मत बोलो। असीम, इबा, यहाँ डॉक्टर्स हैं, सब हैं यार, ये तुम्हें बचा लेंगे। मैं तुम्हें इतनी जल्दी अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा, बिकॉज यू आर माइन। इबा, आई एम विथ यू। असीम, आई लव यू। आई लव यू टू इबा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। असीम इबा का सर सहलाता हुआ उसके गाल पर अपना दूसरा हाथ रखकर बोल रहा था। वहीं इबा भी असीम का चेहरा देखते हुए रोई जा रही थी। स्ट्रेचर को खींचते हुए डॉक्टर वगैरह उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और असीम भी उसमें एंटर करता कि तब तक का दरवाजा बंद हो चुका था। प्लीज़ आप यहीं रहिए, हमें पेशेंट को चेक करने दीजिए, एक डॉक्टर ने जल्दी जल्दी बिना सांस लिए असीम से कहा था और पलटकर अंदर चला गया। प्लीज़ इसे कुछ नहीं होना चाहिए, जितने भी पैसे लगेंगे, जो भी खर्चा आएगा, उसके डबल देने को तैयार हूँ मैं। बस इसकी जान बचा लीजिए। असीम ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर एक रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में कहा था तो डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थपथपाया। देखिए, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही असीम वही कॉरिडोर में पड़ी एक बेंच पर सर पकड़कर बैठ गया था। पूरा दिन निकल गया और सारी रात वो उसी तरह हॉस्पिटल में एक जगह पर बैठा ईबा का इंतजार करता रहा, क्योंकि अभी तक ईबा को होश नहीं आया था और न ही डॉक्टर ने आकर उसे उसके बारे में कुछ इत्तला ही दी थी, जिस वजह से असीम का दिल बैठ रहा था। रात बीत गई और काफी देर बाद डॉक्टर को देखकर असीम जल्दी जल्दी उनकी तरफ भागा। डॉक्टर, इबा, इबा कैसी है? यू डोंट वरी असीम, वो अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर की बात काटते हुए असीम ने फौरन कहा। अरे नहीं, उनको अभी होश नहीं आया और शायद कल सुबह तक उन्हें होश आएगा भी नहीं। आप थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। क्या? पर आपने तो बोला वो ठीक है, पर उसे होश क्यों नहीं आया? देखिए मिस्टर असीम, केस इतना भी नॉर्मल नहीं है और ना ही इतना क्रिटिकल। अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आप समझ सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और वो वहां से चला गया, जबकि असीम का चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया था। इबा का और कोई नहीं था सिवाय एक दोस्त मृणा के, तो वो भी उसके बारे में सुनकर रात को ही हॉस्पिटल आ गई थी और उसको और असीम को वो पूरी रात वहीं हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी, क्योंकि इबा को सारी रात होश नहीं आया। उस रात की सुबह और उसका दूसरा दिन भी असीम को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। घर में उसने आयशा को फ़ोन करके बोल दिया था कि वो किसी काम से घर नहीं आ पाएगा, जबकि हिना को बताना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। उधर हिना उसके लिए परेशान हुई तो आयशा ने उसको समझा दिया। एक पूरी रात और 2 दिन हॉस्पिटल में काटने के बाद असीम को भी काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन इबा को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था। उसकी जिद थी, जब तक इबा होश में नहीं आ जाती वो उससे बात नहीं कर लेता तब तक घर नहीं लौटेगा। मीना उसे बार बार समझाती रही कि वो घर जाकर फ्रेश हो जाए, आराम कर ले, लेकिन असीम से रहा नहीं गया। आखिर जब ईबा को होश आया और असीम ने उससे बात की तो उसके दिल को सुकून मिला था। असीम ईबा से घंटों बातें करता रहा और अब जब ईबा ने भी उसे फोर्स किया घर जाने को तो वो इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि असीम की हालत देखकर ईबा को भी बहुत तकलीफ हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, वो पूरी तरह से बेहाल हो चुका था। असीम मन मारकर घर लौटा और घर आते ही वो ना तो किसी से मिला और ना किसी से मिलने की उसमें हिम्मत ही थी। वो इस कदर थकन से चूर था कि सीधा कमरे में चला आया और बेसुत्सा होकर सोफे पर गिरते हुए लेट गया। उसने नजर उठाकर बेड पर भी नहीं देखा था जहां हिना सोई हुई थी, और सोफे पर गिरते ही असीम को कब नींद आ गई और कब वो उन अनकंफर्टेबल कपड़ों और जूतों समेत गहरी नींद में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। असीम की जब सुबह आंखें खुली तो वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था और अब नींद पूरी होने के बाद उसे थोड़ी सी राहत मिली थी और भूख से भी बुरा हाल था, इसलिए अब और सोने का इरादा छोड़कर वो उठकर अपनी जगह से बैठ गया और आंखें मलते हुए जब एक नज़र अपनी हालत पर डाली तो जैसे उसे कल रात की कुछ बातें याद आई थी। वो भले ही कल रात गहरी नींद में था, लेकिन फिर भी उसे एहसास जरूर हुआ था कि उसके सोते ही हिना उसके पास आई थी और उसने उसके जूते उतारे, उस पर चादर डाली, यहाँ तक कि उसके ऑफिस के उस बॉडी से चिपके टाइट ब्लेजर को भी बिना असीम को हिलाए बगैर उसे पता चलने दिए धीरे धीरे उतार दिया। उस वक्त असीम भी इस कदर गहरी नींद में था कि थकान से चूर कि उसे हिना की करीबी पर गुस्सा आने के बजाय उसे अपने आप से दूर झटकने के बजाय वो चुपचाप आंखें मूंदे सोया रहा। असीम तब चुप जरूर रह गया था नींद में चूर होकर, लेकिन इस वक्त अब उसे हिना पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उसने उसके सोने का फायदा उठाकर भले ही जो भी किया उसके लिए ही किया, लेकिन ये सब करते वक्त वो उसके करीब आई थी और उसे छुआ था। यही सोचकर असीम का मूड ऑफ हो गया।
वो अब शायद गुस्से में चीख ही उठता। जब सामने सोफे की साइड पर नजर गई तो वहाँ कई सारी ज्वेलरी बॉक्सेस पड़ी हुई थी जो उसने हिना को दिलवाई थी। असीम वो सब देखता रहा जब हिना बाथरूम का दरवाजा खोलकर बालों को टॉवल से सुखाती मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। असीम अपनी पहली वाली नाराजगी भुलाए और खुद पर कंट्रोल करते हुए हिना से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सारे बॉक्सेस तुमने यहाँ पे क्यों रखे? असीम दांत पीसकर बोला था, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसे वापस करवा दीजिए या फिर जो आपका दिल हो। हिना ने बगैर असीम की तरफ देखे यूं ही कहा और अपने बाल संवारती रही तो असीम झुंझुला गया। और क्यों नहीं चाहिए ये भी बता दो। असीम गुस्से में झल्लाया था पर हिना खामोश रही। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। असीम उठकर उसके पास चला आया और उसे घूरते हुए दोबारा बोला तो हिना ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने चुपचाप अपने बाल समेटे और मिरर के पास से हटकर कमरे से बाहर जाने लगी थी तो असीम जैसे मारे गुस्से के चीख उठा, हिना। असीम ने उसका नाम इतनी तेज पुकारा था कि हिना के पैर जमकर रह गए। मुझे नहीं पता था कि आपने ये सारे तोहफे मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए दिए हैं। उस दिन आपने जो भी बोला था कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है, धीरे धीरे मैं शायद भूल ही जाती, लेकिन कल जो आपने कहा वो शायद ही मैं भूल पाऊंगी। हिना ने बिना मुड़े धीरे से कहा, क्या कहा मैंने? यहाँ की आपको लगता है कि मैं आपके महंगे तोहफे पाकर इसलिए खुश हो गई थी क्योंकि मेरी कभी औकात नहीं थी ऐसी महंगी चीज़ें देखने की, और आज आपने मुझे दिलाई तो मैं। हिना की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोलती हुई चुप हो गई, जबकि सर तो असीम ने भी झुका लिया था। आपकी हैसियत बहुत है असीम साहब, और मेरी औकात कुछ नहीं है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने बोल दिया होगा, असीम ने इनोसेंट की तरह कहा। नहीं असीम, गुस्से में तो आपने उस दिन बोला था, कल तो आपने बड़ी ही तंज और सादगी से मुझे मेरी औकात बता दी। मुझे लगा था आपने मेरी खुशी के लिए ये खरीदे हैं, लेकिन आप अमीरों का तो शौक है हम जैसे गरीबों को टुकड़े डालने की। हिना, जो मैंने नहीं बोला वो मत दोहराओ। छूट दे रहा हूँ तो क्या बोलती ही जाओगी तुम? कोई बात नहीं असीम साहब, मैं खुश हूँ, आपको कुछ नहीं बोलूंगी। हिना आंखों में आंसू लिए चेहरे पर एक गमजदा मायूस मुस्कान सजाए बोल रही थी, जबकि असीम जैसे अपनी ही नजरों में गिर सा गया। उसने कब चाहा था कि हिना इस तरह से हर्ट हो जाए। वो तो बस उसे परेशान करता था ताकि वो उसे छोड़कर चली जाए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा? नहीं तो फिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके सामने पेश आऊँ, लेकिन हाँ, मेरी इतनी औकात जरूर है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के सामने झुकने ना दूँ, वो कितना भी अमीर ज़्यादा क्यों ना हो। आप भले ही समझते हैं, लेकिन ये सच है नहीं कि मैं आपकी दौलत के लिए आपकी ज़िंदगी में हूँ। हिना ने उसी तरह अपनी लाल खून से आंखों और दर्द भरी आवाज में कहा और कमरे से बाहर चली गई। जबकि हिना की बातें असीम के दिल को जमाने लगी थी। वो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। हिना की बातों ने उसे वाकई अपनी बातों पर शर्मिंदा कर दिया था। कुछ देर वो हिना की बातों में उसी तरह खोया रहा और फिर गुस्से में जलाते हुए पैर जमीन पर पटकते हुए पूरा कमरा गुस्से में तहस नहस कर डाला। उस वक्त जो भी हाथ में आया सब जमीन पर पटकता फेंकता हुआ तोड़ता गया। उसे मंजूर नहीं था कि कोई लड़की, वो भी हिना, उसे इस तरह से शर्मिंदा करके जाए। हिना कमरे से आंसू बहाती हुई निकली थी और जब डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो पूरी तरह से नॉर्मल होकर खुद को रिलैक्स कर लिया ताकि किसी भी सर्वेंट, खासकर आयशा को उसकी हालत देखकर पता न चले कि असीम से झगड़ा हुआ है। हिना अभी टेबल पर बैठी ही थी कि और एक मेड ने उसे ब्रेकफास्ट ला कर दे दिया। जब असीम भी झंझनाता हुआ पैर पटकता हुआ वहीं चलाया और अपनी चेयर खिसकाकर बैठ गया। रांची, मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ। असीम ने अपने सामने बैठी हिना को गुस्से में घूरते हुए रांची से कहा था। जी सर। रांची वहां से चली गई। तो तुम वाकई वो ज्वेलरी नहीं लोगी? इस बार असीम ने सीधा हिना की आंखों में झांकते हुए सवाल किया तो हिना वापस सर झुकाकर अपनी प्लेट में खाने लगती है। लिसन यू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुमसे जवाब दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सोचना भी मत कि मैं तुमसे सॉरी बोलूंगा, समझी तुम? असीम ने गुस्से में कहा तो हिना चुप रही और हिना की ये इस तरह चुप्पी ही असीम को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो इरिटेट हो गया। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम बोलती क्यों नहीं? रांची, मेरे लिए जूस ले आना प्लीज। हिना ने असीम की बातों को और खुद असीम को नजरअंदाज करते हुए किचन की तरफ देखकर रांची को आवाज लगाई थी जो असीम के गुस्से की हवा हो गया। तुम चाहती क्या हो? मुझे वो नहीं चाहिए बस। और इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं आपकी ईगो हर्ट हो रही है क्या कि मैंने इनकार कर दिया? हिना,
असीम बंद आवाज में चीखा था ताकि आयशा के कानों तक बात ना जाए। असीम, आपकी ईगो आपके लिए बड़ी है, आप अपने एटीट्यूड में जीते हैं। वैसे ही मुझ में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी अपनी औकात में जीना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके सपने कैसे देख सकती हूँ? हिना असीम से बोल रही थी जब रांची असीम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई, पर अब असीम का गुस्सा पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। सुनो रांची, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पर कुछ ज्वेलरी पड़ी है, उसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो और बाकी अपने साथियों को शेयर कर दो। और हाँ, उसमें एक नेकलेस है, उसे याद से डस्टबिन में डाल देना, कोई भी उसे लेगा नहीं। असीम ने रांची से कहा तो रांची की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे असीम के गुस्से का तो पता था, लेकिन इस वक्त असीम की बातें उसे हैरान परेशान कर गई। उसने झिझक कर हिना की तरफ देखा जो बड़ी इत्मीनान से बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि असीम बोल रांची से रहा था, लेकिन सुनाना मेन मकसद उसको हिना को ही था, लेकिन वो हिना को ही देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाओ अब। रांची, उसमें जो चूड़ियाँ हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझी तुम? इस बार हिना ने रांची से कहा तो असीम बोल पड़ा, क्यों? वो भी तो तुम्हारी नहीं है, मैंने दिलवाई थी ना, उसे ले लोगी तुम क्या? असीम ने जैसे तंज में हिना को टटोला था, क्योंकि रांची वो चूड़ियाँ मुझे मेरी अम्मी ने दिलवाई है, पैसे उन्होंने दिए थे। हिना ने एक बार फिर से असीम को ही सुनाते हुए असीम और उसकी बात को इग्नोर किया और वैसे ही बोलती रही, रांची, उसमें एक लॉकेट भी है जो मुझे मेरे कजिन ने दिया है, तो तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगेगा। हिना ने कहा और वापस नाश्ता करने लगी बिना असीम की तरफ एक नज़र उठाए। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं यहाँ पागल लग रहा हूँ क्या तुम्हें, जो तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? अरे रांची, तुम मेरे लिए जूस नहीं लाई अब तक? हिना असीम को बगैर देखे रांची से बोली, जो ब्लैंक खड़ी थी। रांची, सुना तुमने? जी बेबी, जी हाँ, अभी अभी लाई। पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। हिना की फरमाइश पर रांची किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि असीम भी उसी एटीट्यूड और जैसे हठधर्मी में बोला, तो रांची दोनों की तरफ बारी बारी से देखने लगी। रांची, पहले जूस लेकर आओ। हिना रांची से कह ही रही थी कि जब असीम उसकी बात काटते हुए रांची से बोला, नहीं रांची, मैंने कहा ना, मेरे लिए पहले चाय लेकर आओ। अब रांची करे भी तो क्या? बेचारी एक बार हिना को देखती तो एक बार असीम को। वो किसके लिए पहले क्या लाए, वो खुद कंफ्यूज थी। रांची, तुम पहले चाय ही ले आओ। वैसे भी मुझे गैरों के साथ खाना खाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, खाना तो अपनों के साथ खाने में मज़ा आता है। मैं बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँगी अम्मी के साथ। इस बार हिना ने अपनी बात पर जोर देते हुए असीम को सुनाने वाले अंदाज में कहा और उठकर वहाँ से चली गई। असीम ने भरपूर हाथ टेबल पर पटका, जिससे उस पर रखे आधे से ज़्यादा बर्तन जमीन पर आ गिरे थे। फलक भाभी, आतिफ कहाँ है? फलक किचन में काम कर रही थी जब दरवाजे से आई खनकती हुई सना की आवाज़ पर खुश होकर उसकी तरफ पलटी। अरे वाह सना, आज सुबह सुबह यहाँ दर्शन दे दिए तुमने तो। फलक हंसकर बोली, जी भाभी, इधर से गुजर रही थी तो सोचा सबसे मिलती चलूं। सना को फलक को देखकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फलक सना को देखकर बेहद खुश हो गई थी। सबसे या बस आतिफ से? फलक ने उसे छेड़ा। भाभी प्लीज़। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, मुझे आतिफ से मिलना है। कहाँ है वो, बताइए ना प्लीज़। सना मुरव्वत से बोली। अरे हाँ, वो तो अभी सो रहा है, आज पता नहीं क्यों लेट हो गया। अच्छा तो फिर आप मेरी और आतिफ की चाय वहीं उसके रूम में ही भिजवा दीजिएगा, मैं उसे जगा रही हूँ। सना जैसे ऑर्डर करती हुई वहाँ से चली गई। वो जब आतिफ के कमरे में आई तो आतिफ ब्लैंकेट लपेटे बेड पर गहरी नींद में सोया पड़ा था और उसे देखकर सना के चेहरे पर एक शरारत मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे दबे पांव चलती हुई बेड पर आई और ब्लैंकेट खिसकाकर आतिफ के घुटनों पर बैठ गई। आतिफ को अभी तक पता नहीं चला था कि वो गहरी नींद में रहा, जब सना ने धीरे से झुककर उसके गाल चूम लिया और वापस उसके घुटनों पर अपने पैर मरोड़े बैठ गई और आतिफ को मुस्कुराते हुए देखती रही, जैसे उसके जागने का इंतजार कर रही हो या फिर उसे जगाने के लिए कोई ना कोई शरारत उसके दिमाग में घूम रही थी। सना कुछ सोचते हुए धीरे से शरारत में अपने दांतों तले उंगली दबाकर मुस्कुराई और फिर आतिफ, जो सीधा लेटा हुआ था, वो भी उसके ऊपर आकर उसके पेट पर लेट गई। उसने आतिफ के दोनों तरफ फैले उसके दोनों हाथों की हथेलियों में अपने हाथ फंसाते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रखकर उसके चेहरे से अपना चेहरा जोड़कर मुस्कुरा रही थी। आतिफ को जब अपने ऊपर भार महसूस हुआ तो उसकी नींद टूटी और उसने जैसे ही आंखें खोली तो अपने चेहरे से लगे सना के चेहरे को उस अपने इतना करीब देखकर चौंक गया। तू यहाँ?
यहाँ क्या कर रही हो? आतिफ ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन सना ने उसे भरपूर जकड़ रखा था और बेड पर लेटे आतिफ को अपनी आगोश में भरे सना उसके ऊपर पूरी तरह से खुद को हावी कर चुकी थी। तुम क्या कर रही हो सना? छोड़ो मुझे। आतिफ ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी पर नाकाम रहा। सना प्लीज हटो, लीव मी प्लीज। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं कोई रेपिस्ट हूँ और तुमसे जबरदस्ती कर रही हूँ, सना ने इतराते हुए कहा और वैसे ही आतिफ के सीने पर चेहरा रखे उसे पूरी तरह चिपकी उसके ऊपर लेटी रही। क्या कहा? और नहीं तो क्या। अच्छा छोड़ो, हटो तो मेरे ऊपर से। आतिफ उठने लगा था। नहीं हटूंगी। सना ने उसे वापस बेड पर ही धक्का देकर गिरा दिया। सना, ये क्या बेबाकी है? ये बेबाकी नहीं, प्यार है। तुम खुद से तो कभी मेरे करीब आते नहीं हो, ना ही मुझे आने देते हो। कम से कम तुम्हारे सोने का ही फायदा उठा लेती तो क्या हो जाता, पर नहीं, तुम्हें भी जागना था। सना छोड़ो मुझे। नहीं, पहले मॉर्निंग किस दो। व्हाट? हाँ, और प्रॉमिस करो कि शादी के बाद बिना मॉर्निंग किस दिए तुम कभी उठकर नहीं जाओगे। नहीं। क्या नहीं? नो प्रॉमिस। अच्छा तो फिर देखती हूँ तुम्हें। सना ने आतिफ के दोनों हाथों को बेड के दोनों तरफ सीधा फैलाते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसकी आंखों में झांका था। सना क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, उतरो मेरे ऊपर से प्लीज। आतिफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सना इस तरह उसके ऊपर लेटी हुई थी। बताओ पहले, शादी के बाद तुम मुझे हर रोज मॉर्निंग विश किस करोगे या नहीं? सना के अंदाज में वार्निंग साफ थी। हाँ करूँगा। आतिफ ने जल्दी से कह दिया क्योंकि सना से जान छुड़ाना था। हर रोज करोगे? हाँ रोज करूँगा। वेरी गुड। अब नीचे उतरो। उसने अपने दोनों हाथ सना के शोल्डर पर रखे उसे खुद से दूर करते हुए कहा। जबकि वो चाहता तो सना को अपने ऊपर दूर से झटक सकता था, लेकिन वो सना के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता था। ऐसे कैसे जाने दूँ? किस तो करो पहले। तुमने प्रॉमिस किया है अभी अभी। सना आतिफ के चेहरे पर झुकते हुए बोली। नो, मैंने प्रॉमिस शादी के बाद का किया है, आज का नहीं। हाँ तो आज से ही स्टार्ट करो, रिहर्सल हो जाएगी तुम्हारी। सना अपने होठों को आतिफ के होठों के पास लाते हुए काफी मदहोश आवाज में बोली थी, जबकि आतिफ अपना चेहरा दाएं बाएं फेरता रहा जैसे उसका दम घुट रहा हो। सना मत करो, हटो प्लीज। किस मी? आतिफ। नहीं तो मैं कर लूंगी, और अगर मैंने किया तो फिर जानते ही हो ना क्या होगा। जानते हो ना? सना आतिफ के बालों में अपना हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ की उंगली से उसके निचले होठों को आहिस्ते से रब करते हुए बेहद नाटी अंदाज में बोली थी। वैसे तुम इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह ही? इतना सारा मेकअप रगड़ कर क्यों आई हूँ? आतिफ ने जैसे टॉपिक चेंज करने के लिए मजबूर दिल से सना को देखते हुए कहा था, जो उसकी बाहों में समाई उसके ऊपर सीने और पेट पर लेटी हुई थी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है माय लव। अच्छा पर मुझे तो नहीं लगता। मतलब तुम मॉडल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बाहर घूमती रहो लड़कों के साथ। बाहर रहती हूँ ये प्रॉब्लम है, या लड़कों के साथ रहती हूँ जो फ्रेंड है वो प्रॉब्लम है मेरी बेबी सोना? सना ने उल्टा सवाल करते हुए आतिफ के माथे पर बिखरे हुए उसके बालों से खेलते हुए पूछा था। दोनों ही प्रॉब्लम है। आतिफ ने उसका हाथ खुद पर से परे हटाते हुए बोला। ओए होए, तुम्हें जलन हो रही है ना? क्या? मुझे क्यों जलन होगी भला? मुझे तो लग रहा है मेरा होने वाला पति जल रहा है। सना ने असीम के दोनों हाथों को अपनी पीठ पर लपेटे हुए प्यार से हंसकर कहा था। उफ गॉड, सना क्या कर रही हो? प्लीज यार दूर हटो मुझसे, किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कैसी प्रॉब्लम? सबको पता है तुम मेरे हो। सना। हाँ बोलो ना। हटो। नहीं, तुम्हारा हूं तो क्या अब मुझ पर मेरा अपना कोई हक नहीं रहा? असीम ने जल्दी से अपने हाथ उसके ऊपर से हटाए और उसे उसके बाजुओं से पकड़कर अपने ऊपर से अलग करने ही वाला था, जब सना ने उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसा दिए। रहने दो ना आतिफ, मजा आ रहा है तुम्हारे साथ। सना ये ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ तो किस करो पहले। और अरे चाचू, आप अभी तक सोए पड़े हो? उठिए जल्दी। सना शायद आतिफ को छेड़ती हुई कुछ और कहने वाली थी, जब दरवाजे से आई अरमान की आवाज पर वो जल्दी जल्दी आतिफ के ऊपर से हटकर अलग हुई और बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई, जबकि खुद आतिफ भी घबराया हुआ सा बेड पर से ही उठकर बैठ गया था। दोनों ने घबराहट में दरवाजे की तरफ देखा जो अभी खुला नहीं था, और उसे धक्का देते हुए अरमान ने थोड़ा सा खोला और अंदर चला आया। क्या हुआ मेरे लिटिल बॉय? आतिफ ने बेपनाह प्यार से हंसते हुए अरमान से पूछा। मेरा बच्चा सोकर उठ गया क्या? हाँ चाचू। पर चाचू,
आपके रूम का दरवाज़ा बहुत ऊंचा है, मुझसे खुलता नहीं। अरमान ने शिकायती लहजे में मुंह बनाते हुए कहा और आकर आतिफ के बेड के पास खड़ा हो गया। तो आतिफ ने सना की तरफ देखा था, क्योंकि उसने ही तो कमरे में आने के बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया था। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सना ने कुड़कर आतिफ से कहा, फिर अरमान को घूरने लगी। कुछ नहीं, आतिफ ने धीरे से कहा और फिर अरमान को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सर और चेहरा चूमते हुए बड़ी ही मोहब्बत से बोला, अरे मेरा लिटिल बच्चा, दरवाज़ा बड़ा नहीं है, तुम खुद ही अभी बहुत छोटे हो। कभी माँ तो कभी बेटा, बस इसीलिए तो मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है इनके रहते मुझे कभी भी कोई प्राइवेसी नहीं मिल सकती है। सब तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराते जो रहते हैं। सना गुस्से में झल्ला कर बोली थी, जो आतिफ को पसंद नहीं आया। सना क्या बोल रही हो यार, बच्चा है अभी, कम से कम इसे तो मत कोसो। हाँ, सब अच्छे लगते हैं तुम्हें आतिफ, बस मुझ में ही प्रॉब्लम है, कटीली हूँ मैं जो तुम मुझसे दूर रहते हो। मैं जो बोलती हूँ वो सब गलत होता है, सना ने गुस्से में कहा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जो आतिफ को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो अरमान के सामने सना से कुछ नहीं कहना चाहा। सना के जाते ही अरमान ने बेहद प्यार से हंसते हुए आतिफ के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और अरमान की मासूमियत पर आतिफ को हंसी आ गई और वो अब सना को बोलकर अरमान से खेलने लगा था। तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं अरमान? जी चाचू। वेरी गुड चाचू, अरमान ने पुकारा। हाँ बोलो चाचू की जान। आतिफ ने उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूमकर उसे गुदगुदाते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। आह चाचू, मजा आया ना? आतिफ ने उसे गुदगुदाते हुए अपनी गोद से उठाकर अपने शोल्डर पर बैठा लिया और उसके दोनों पैर अपनी गर्दन पर रखे बेड पर ही बैठा रहा। हाँ बहुत मजा आ रहा है, देखिए मैं आपसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। हाँ अब चले बाहर। चाचू, चाची क्यों चली गई? आतिफ उसे लिए उठकर खड़ा होने लगा था जब उसने उसी तरह खिलखिलाते हुए पूछा। बस यूं ही, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो गुस्सा हो गई क्या मुझसे? क्यों, तुम तो इतने अच्छे हो, तुमसे कौन गुस्सा हो सकता है भला? चाची मुझे डांट देती है जब मैं आपके पास आता हूँ, जबकि मेरी मम्मा तो मुझे कभी नहीं डांटती है। अरमान ने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में आतिफ से कहा तो आतिफ का दिल जैसे कट कर रह गया। सच ही तो था, सना कई बार अरमान को डांट चुकी थी जब वो उसके और आतिफ के बीच आ जाता है। अरे नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी चाची तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। हाँ बस थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए गुस्सा करती रहती है। पर वो इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपकी मम्मा की जैसी नहीं है, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर सबको डांटने लगती है। आतिफ ने प्यार से अरमान को समझाने के लिए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए हुए कहा था। अच्छा, तो जब चाची ऐसी हैं तो आप उनसे शादी क्यों कर रहे हैं? तो फिर किससे करूं? आतिफ को अरमान की बातों पर हंसी आ रही थी। अरमान उसके कंधों पर बैठा उससे एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। चाची गुस्सा करती है ना? अरमान ने पूछा था तो आतिफ ने सर हाँ मिला दिए। हाँ बहुत गुस्सैल है तुम्हारी चाची, और मम्मा किसी को नहीं डांटती मेरी। इस बार आतिफ ने सर हाँ मिलाया था और उसे बेड पर बैठा दिया। तो क्या किया जाए अब अरमान? तो फिर चाचू, आप मेरी मम्मा से शादी क्यों नहीं कर लेते? मम्मा तो चाची से अच्छी भी हैं और कभी गुस्सा नहीं करती है, किसी को डांटती भी नहीं है। अरमान बेहद मासूमियत से अपनी प्यारी आवाज में बोलता हुआ आतिफ से लिपट गया था, जबकि आतिफ चुप होकर रह गया, जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना बचा हो। और उसने एक नज़र अरमान को देखा, फिर चुपचाप उसे बेड पर से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अरमान। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।